everyone, welcome to our new session of KCC tutorials। तो बच्चों, आज हम लोग 10वीं कक्षा का मराठी अक्षर भारती का 11th लेसन जंगल डायरी ये पाठ पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी और रोमहर्षक मतलब रोमांचकारी कथा इसमें हम पढ़ने वाले हैं। रोमांचकारी घटना जो जंगल में घटी है ये पढ़ने वाले हैं, जो जिसको लिखा है अतुल धामनकर ने। अतुल धामनकर एक बहुत ही अच्छे वन्यजीव संशोधक मतलब वन्यजीव शोधकर्ता है और छायाचित्रकार भी है, मतलब फोटोग्राफर भी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन जंगल डायरी, जो अतुल धामनकर द्वारा लिखा गया है। ये इनका जन्म 1972 में हुआ है। कौन है ये? प्रसिद्ध वन्यजीव संशोधक, बहुत ही अच्छे शोधकर्ता है, लेखक आणि छायाचित्रकार। ये लेखक भी है और फोटोग्राफर भी है। त्यांनी गेल्या 25 वर्षापासून ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प मतलब TATR मध्ये वाघांचा अभ्यास केला है। ताडोबा जो है ताडोबा अभयारण्य जो चंद्रपुर में है, यहाँ पर व्याघ्र प्रकल्प मतलब टाइगर के लिए प्रोजेक्ट जो है इस पर बहुत ही अच्छी तरह से खोज की है, अभ्यास किया है, वाघांचा अभ्यास केला है। मतलब जो शेर होते हैं इनके बारे में बहुत ही अच्छे खोज की है इन्होंने। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड आणि गुजरातमधील अनेक उत्कृष्ट जंगलांना त्यांनी भेटी दिल्या आहेत। इन सभी जगहों पर जो भी बहुत ही अच्छे अच्छे जंगल है, इन सभी जंगलों पर इन्होंने भेट दी है। ये इस सभी जंगलों का दौरा इन्होंने किया है। त्यांची वाघ, मृगकथा, नवरंगाचं घरटं, अरण्याचे अंतरंग, महाराष्ट्रातील वन्यजीवन, ताडोबा वाघाचे जंगल, जंगलाची डायरी, मार्जार कथा ही वन्यजीवन विषयक पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। इनकी ये सभी किताबें बहुत ही अच्छी और प्रसिद्ध है, जो वन्यजीव के बारे में लिखी गई है। वन्यजीव मतलब जंगल में रहने वाले जो जीव है, ये खास इसी के लिए प्रसिद्ध है। ये वन्यजीव संशोधक है, तो इन्होंने किताबें भी ऐसी लिखी है वन्यजीव की, बहुत ही अच्छी किताबें इनकी प्रसिद्ध है। तो इस लेसन में भी हम अभी यही एक रोमांचकारी अनुभव इनका पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठात लेखकाने जंगलाच्या डायरीतील काही अनुभव सांगताना जंगलातील प्राण्यांचे निरीक्षण करताना आलेल्या चित्तथरारक प्रसंगांचे वर्णन केले आहे। इस लेसन में हम जो पढ़ने वाले हैं, इस लेखक ने यहाँ पर क्या बताया, इनका जो किताब है जंगलाची डायरी, इस किताब में के कुछ अनुभव बता रहे हैं ये, और जंगल में जानवरों का ऑब्जर्वेशन करते हुए इनको क्या क्या अनुभव आए। चित्तथरारक प्रसंग मतलब बहुत ही रोमांचकारी घटनाओं का वर्णन इसमें किया गया है। तसेच वाघिणीमध्ये दडलेल्या मातृत्वाचे रोमहर्षक वर्णन करण्यात आले आहे। और इसके साथ वाघिण मतलब शेरनी में जो मातृत्व भाव होता है, इसका वर्णन भी बहुत ही अच्छा सा वर्णन, रोमहर्षक वर्णन मतलब रोमांचकारी वर्णन इस लेसन में, इस पार्ट में हमें दिया है। तो ये लेसन हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तारीख 27 मे 1997, वेळ सकाळी 6 ते 9:30, टाइम एंड डेट दिया गया है। कोळसा परिक्षेत्र, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपुर। ताडोबा अभयारण्य कहाँ पर है? चंद्रपुर में है, जो शेरों के लिए राखीव वन क्षेत्र है। वहाँ पर टाइगर होते हैं, बहुत सारे टाइगर वहाँ पर अच्छे से रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, उनके लिए रखा गया है। ये वन क्षेत्र है, राखीव वन क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, उनके लिए ही बनाया गया ये वन क्षेत्र है ताडोबा अभयारण्य। तो इस अभयारण्य में व्याघ्र प्रकल्प पर ये प्रोजेक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट, इसमें की घटना ये बता रहे हैं। आज पहाटेच कोळसावन विश्रामगृहातून बाहेर पडलो। आज सुबह ही कोळसावन विश्रामगृह वहाँ की एक जगह है, यहाँ पर से मैं बाहर पड़ा, इसे ही मैंने छोड़ दिया, वहाँ से निकला मैं। गावातून टोंगे वनरक्षक आणि त्यांचा सहकारी वनमजूर येताना दिसले। जब मैं निकला तो वहाँ से मुझे कौन दिखा? टोंगे वनरक्षक, टोंगे मतलब इनका सरनेम है। गांव में से आते हुए मुझे कौन दिखा? टोंगे वनरक्षक। वनरक्षक मतलब जो जंगलों की सुरक्षा करने के लिए होता है, रक्षा करने के लिए होता है, ऑब्जर्वेशन के लिए होता है, उसे वनरक्षक कहते हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर भी हम कहते हैं। तो रेंजर भी कहते हैं, वनरक्षक मतलब रेंजर।
वनरक्षक आणि त्यांचा सहकारी वनमजूर येताना दिसले और इनका सहकारी मतलब साथी वनमजदूर आते हुए मुझे दिखे. वनरक्षक येताच आम्ही डावीकडं जाणारा झरी रस्ता धरला. तो ये वनरक्षक आने के बाद हमने क्या किया, जो बाई तरफ एक रास्ता जा रहा था ये हमने पकड़ लिया. मतलब बाई तरफ से हम लोग चलने लगे. बाई तरफ जो सड़क जा रही थी इसकी ओर हम आगे बढ़े. समोर चालणारा वनमजूर अचानक थबकला. हमारे सामने जो वनमजूर चल रहा था, वनमजूर मतलब वनपाल, ये जंगल को संभालने वाला, मजूरी करने वाला, काम करने वाला जो वनपाल होता है, ये अचानक से लड़खड़ा गया. कुछ तो उसने देखा इसलिए वो लड़खड़ा गया. थबकला मतलब लड़खड़ा जाना. ऐसा क्या हुआ होगा देखिए आगे. मी प्रश्नार्थक नजरेनं पाहिलं. मैंने उसे सवालिया नज़रे से देखा मतलब क्वेश्चन मार्क ऐसे मन में आते हुए मैंने देखा. तर त्यानं रस्त्याकडं बोट दाखवलं. अगर मैंने जब उसकी तरफ देखा तो उसने मुझे सड़क पर उंगली दिखाई. तो नुकत्याच गेलेल्या एका मोठ्या बिबळ्याची ताजी पावलं तिथं उमटली होती. तो वहाँ पर क्या था, अभी जो बिबळ्या मतलब जिसे हम बिबट्या कहते हैं, ये वहाँ पर से गुज़रा था और उसकी पैरों के निशान, उसके कदमों के निशान वहाँ पर आए थे. नक्शे कदम वहाँ पर आए थे. जो अभी वहाँ से गुज़रा था वहाँ पाए गए थे निशान. उसके पैरों के निशान वहाँ पर पाए गए थे जो अभी वहाँ से गुज़रा था. हा एक नर असून आम्ही पोहोचण्याच्या तासाभरा आधीच तो इथून गेला असावा. इसके पैरों के निशानों से ये पता चल रहा था कि ये जो यहाँ पर से अभी बिबड़ा गुज़रा है ये कौन था. एक नर था और हमारे आने से पहले ही लगभग 1 घंटे पहले ही ये यहाँ से चला गया था. तो आगे क्या होता है देखिए. मी चौफेर पाहिलं पण मला काही दिसलं नाही. मैंने चारों तरफ देखा लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया. मैंने सभी तरफ देखा कि ये क्या दिखता है हमें, लेकिन ये हमें कुछ वहाँ पर दिखा नहीं. अचानक मला जंगलाच्या कोपऱ्यावर थोडीशी हालचाल जाणवली और अचानक से मुझे जंगल के कोने पर कुछ तो हलचल महसूस हुई. मी सगळ्यांना हातानंच थांबायची खून केली. मैंने सभी लोगों से कहा, हाथों से ऐसे इशारा करते हुए कहा कि रुक जाइए. हाथों से मैंने इशारा कर दिया, रोकने के लिए उनको कहा. दूरबीन डोळ्यांना लावल्यावर ती हालचाल स्पष्ट झाली और जब मैंने दूरबीन अपनी आँखों पर लगाई तो मैंने ठीक तरह से देखा कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है. तो सभी बातें मुझे स्पष्ट दिखने लगी. ये जो हलचल थी ये मुझे स्पष्ट दिखने लगी. तिथं एका तेंदूच्या झाडाखाली बांबूमध्ये बिबळा बसला होता. वहाँ पर एक तेंदू का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे, तेंदुए के पेड़ के नीचे एक बांबू मतलब बाँस में एक बिबड़ा बैठा हुआ था. तो ये जो बिबड़ा वहाँ पर से गुज़रा था 1 घंटे पहले, वो वहीं पर था जंगल के कोने पर. जो तेंदुए का पेड़ था उस पेड़ के नीचे ये बैठा था. लेकिन अभी आगे देखिए क्या होता है. पण त्याचा रंग आसपासच्या परिसराशी एवढा मिसळून गेला होता, लेकिन इसका जो रंग था वो आसपास का जो परिसर है इससे इतना घुल मिल गया था की इतना मिश्रित हुआ था की ये दिख ही नहीं रहा था की त्याची शेपूट जर हल्ली नसती तर मला तो मुळीच दिसला नसता. अगर इसकी पूँछ जो है वो अगर हिलती नहीं तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं देखता था. इसका रंग जो है, इसका रंग आसपास में जो परिसर है इसमें इतना घुल मिल गया था कि ये दिख ही नहीं रहा था. कई बार ऐसा होता है कि हम जब भी एक आध बर्ड देखते हैं या फिर कुछ भी देखते हैं, वो नेचर के कलर से इतना घुल मिल जाते हैं कि हम उसे देख नहीं पाते. ज़्यादातर बटरफ्लाइज़ के बारे में ऐसा होता है. बटरफ्लाइज़ अगर ग्रीन कलर का है और अगर पेड़ पर ये बैठा है तो हमें जल्दी से नहीं दिखता. ऐसा इस बिबड़ा के बारे में हुआ था. ये पेड़ के नीचे तो बैठा था लेकिन इसका इसका रंग ऐसा था कि आसपास का जो परिसर है उसमें इतना घुल मिल गया था कि अगर ये इसकी पूँछ ना हिलाता तो मुझे ये दिखता ही नहीं, ऐसा ये कहते हैं. तो त्याची पाठ आमच्याकडे होती. मतलब उसकी पीठ हमारी तरफ थी, त्यामुळे त्यानं अद्याप आम्हाला पाहिलं नव्हतं. तो अभी तक उसने हमें देखा नहीं था. इसकी पीठ हमारी तरफ थी इसलिए उसने अभी तक हमें नहीं देखा था. पण तेवढ्यात टोंगे वनरक्षकाचा पाय एका वाळक्या काटकीवर पडला. लेकिन उतने में ही क्या हुआ, ये जो टोंगे फॉरेस्ट ऑफिसर है, टोंगे वनरक्षक,
इनका पैर एक काटी पर पड़ा, मतलब जो सूखी काटी होती है पेड़ की, पेड़ की टहनियाँ नीचे गिरी हुई होती है, इस टहनी पर पड़ा जो नीचे गिरी हुई थी, और इसका आवाज़ हुआ आणि कट असा आवाज़ झाला काटकीवर, मतलब सूखी जो टहनी, छोटी छोटी टहनियाँ होती है पेड़ की, ये नीचे गिरती है सूख कर, तो इस पर पड़ा इनका पैर और क्या हुआ, कट ऐसी आवाज़ आई। तिखट कानांच्या बिबळ्यानं तो आवाज़ ऐकताच वळून पाहिलं, और आवाज़ सुनते ही क्या हुआ, ये पलट गया, पलट कर उसने देखा आणि एकाच झेपेत तो जंगलात अदृश्य झाला और वो जंगल में गायब हो गया। एक ही झपक से वो जंगल में गायब हो गया। इसने जब आवाज़ सुनी, ये शांति से बैठा था, इसकी पीठ हमारी तरफ थी, मतलब उसे पता नहीं था कि हम लोग वहाँ पर है। हम लोग बहुत शांति से चल रहे थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ, ये जो वनरक्षक है इनका पैर एक काटी पर पड़ गया, जिसका आवाज़ कट ऐसे आवाज़ हुआ, और ये फिर जंगल में चला गया, जंगल में अदृश्य हो गया, जंगल में गायब हो गया। अदृश्य झाला मतलब गायब हो गया। बिबळ्याच्या निरीक्षणांची चांगली संधी हातची गेली म्हणून मी हळहळलो। ये जो बिबड़ा था, इसको मुझे ऑब्ज़र्व करना था, तो ये अच्छा सा अवसर मैंने गवा दिया, इसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लगा। हाथची संधि मतलब मेरे हाथ में जो ये अवसर था ये चला गया, इसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा, म्हणून मी हळहळलो, मुझे खेद हुआ। टोंगे यांना शर्मिंद झाल्यासारखं वाटलं, और ये जो टोंगे ऑफिसर थे इनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। आम्ही लगेच पुढं निघालो और इस तरह हम आगे बढ़ने लगे, तुरंत चले गए हम लोग। थोड्याच अंतरावर रायबाकडं जाणारा रस्ता उजवीकडं वळत होता, और थोड़ी ही देर पर रायबाग की तरफ जाने वाली सड़क दाहिनी ओर मुड़ रही थी। तो आगे हम चलते हैं तो रस्ता धरला आणि जंगल आणखीच दाट झाल्यासारखं वाटलं, तो हम लोग उस सड़क से चलने लगे। और जब हम चलने लगे तो ऐसा लग रहा था कि जंगल और भी घना हो गया है, जंगल आणखीच दाट झाल्यासारखं वाटलं, मतलब जंगल और भी घना हो गया। जंगल में जब ये सब चल रहे थे तो दाहिनी तरफ ये मुड़ जाते हैं। इथं 2-3 नाले असल्यानं झुडपांची दाटी जास्तच जाणवते। यहाँ पर क्या था, 2-3 नाला मतलब पानी जहाँ से चलता है ये था वहाँ पर, तो ये बहुत ही अभी घना लग रहा था। 2-3 यहाँ पर नालियाँ थी, इसलिए झाड़ियों का घनत्व अधिक लग रहा था। झुडपांची दाटी जास्तच जाणवते, मतलब झाड़ियों का जो घनत्व है वो अधिक गहरा हो गया। तसंच त्या नाल्यांमध्ये थोडं पाणी साचून राहत असल्यानं तिथं कुठलाही वन्य प्राणी दिसण्याची शक्यता नव्हती। और ये जो नाले हैं, इस नालों में थोड़ा सा पानी रहता था, कुछ पानी जमा हो रहा था, इसलिए वहाँ पर कोई भी वन्य जीव देखने की संभावनाएं नहीं थी। शक्यता मतलब संभावना नहीं थी कि कोई भी वन्य प्राणी, वन्य जीव हमें वहाँ पर दिखे, क्योंकि नालों में पानी जमा हो गया था। गंदा पानी जो रहता है वो वहाँ पर जमा हुआ था। त्यामुळं आता सावधपणे पावलं टाकणं आवश्यक होतं, तो इसीलिए अब सतर्कता से कदम उठाना ज़रूरी था। कालच संध्याकाळी विश्रामगृहावर गप्पा मारताना टोंगेंनी मला त्या परिसरात 4 पिल्लं असलेल्या वाघिणीबद्दल सांगितलं होतं। कल ही शाम को जब हम बैठे थे विश्रामगृह मतलब यहाँ पर रहने के लिए जो भी फॉरेस्ट को ऑब्जर्वेशन के लिए आते हैं, तो फॉरेस्ट में विश्रामगृह रहते हैं, रेस्ट हाउस रहते हैं। इस रेस्ट हाउस में जब हम बैठे थे तो हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो बातचीत करने के दौरान ये जो टोंगे हैं वनरक्षक, इन्होंने मुझे बताया था कि त्या परिसरात उस इलाके में 4 पिल्लं असलेल्या वाघिणीबद्दल उन्होंने मुझे बताया था। मतलब उस इलाके में 4 शावक के साथ एक वाघिण मतलब शेरनी रहती है, उसके बारे में मुझे बताया था। शावक मतलब शेरनी के बच्चे, वाघिणीची पिल्लं आणि वाघिण, ये सभी उस इलाके में रहते हैं। शेरनी और उसके 4 बच्चे यहाँ पर रहते हैं, इस इलाके में रहते हैं, ऐसा बताया था। कब बताया था? कल शाम को जब हम बातचीत कर रहे थे, तेव्हापासूनच मला कधी तिथं जातो असं झालं होतं। तब से मुझे ऐसे लग रहा था कि कब मैं वहाँ पर जाता हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड था, मुझे ये सब देखना था, उनको ऑब्ज़र्व करना था। प्रचंड उष्णतेचे दिवस असल्यानं वाघासारखं जनावर पाण्याच्या आसपासच वावरतं। जब भी जंगलों में ऑब्जर्वेशन के लिए जाते हैं लोग, तो सबसे पहले कहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर पानी का भाग होता है, क्योंकि पानी पीने के लिए जंगली जानवर वहाँ पर आते हैं। तो ये लेखक भी यही कह रहे हैं कि बहुत प्रचंड उष्णतेचे दिवस मतलब बहुत गर्मी के दिन थे, बहुत गर्म दिन थे। तो एक जानवर जैसे शेर है, ये पानी के आसपास ही रहते हैं।
पाण्याच्या आसपास वावरतं, मतलब पाणी के आसपास ये घूमते रहते हैं. तशातच लहान पिल्लं असल्यानं या वाघिणीला त्यांना पाण्यापासून जास्त दूर नेणं देखील शक्य नव्हतं. और उससे ज़्यादा क्या था कि इसको बच्चे थे 4. उतने में ही मतलब 4 शावक थे उसको. ये सब छोटे बच्चे थे. छोटे होने के कारण उन्हें पानी से दूर ले जाना तो संभव ही नहीं था, क्योंकि ये छोटे थे अभी. तो इसीलिए ये जो शेरनी है उसको अपने बच्चों को पानी से दूर नहीं ले जाना था, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं था. पाण्यापासून जास्त दूर नेणं शक्य नव्हतं, ऐसी संभवही नहीं था. पण लहान पिल्लं असणारी वाघीण ही जंगलातलं सगळ्यात धोकादायक जनावर. लेकिन जिसके बच्चे छोटे होते हैं, ऐसी शेरनी मतलब जंगल का सबसे खतरनाक जानवर, क्योंकि ये अपने बच्चों को लेकर बहुत ही पॉजेसिव होती है. इनको ध्यान में रखकर मतलब इन पर कोई हमला ना करे, इसके लिए बहुत ही पॉजेसिव होती है. ये सबसे धोखादायक जानवर होती है जिसके बच्चे होते हैं. ऐसी शेरनी बहुत ही धोखादायक जानवर होती है, खतरनाक जानवर होती है. पिल्लांच्या संरक्षणासाठी ही सजग आई कुणाचा जीव देखील घ्यायला मागं पुढं बघत नाही. अपने बच्चों के सुरक्षा के लिए, अपने पिल्लों की सुरक्षा के लिए ये सतर्क माँ जो है वो किसी की जान लेने से पीछे नहीं हटती. अगर कोई संकट इस पर आ पड़ता है तो किसी की भी जान ये ले सकती है. त्यामुळं सुकलेल्या नाल्यात उतरताना माझ्या मनावर एक अनामिक दडपण आलं होतं. तो इसीलिए इस सूखे हुए नाले में उतरते वक्त मेरे मन में एक दडपण सा आ गया था. मतलब मुझे पीड़ा हो रही थी, मतलब बर्डन था मेरे मन पर कि कहीं ये आ ना जाए, कहीं ये शेरनी आ ना जाए. 10-12 पावलं चाललो असू, मला नाल्यातील ओलसर चिखलात मांजरापेक्षा मोठ्या आकाराची अनेक पावलं उमटलेली दिसली. तो 10-12 चरण चलने के बाद मुझे क्या दिखा कि नाले में पैरों के निशान दिखे, जो एक बिल्ली के पैरों के निशान से थोड़े से बड़े थे. चिखलात मतलब कीचड़ में मुझे ये निशान दिखे, मिट्टी में निशान दिखे कि बिल्ली से बड़े जो थे, ऐसे निशान मुझे वहाँ पर दिखे. मांजरापेक्षा मोठ्या आकाराची अनेक पावलं उमटलेली दिसली. तो मैं क्या करता हूँ, देखिए मी झटकन पुढं जाऊन वाकून बघितलं. तो मैं आगे गया, जल्दी से आगे गया और नीचे मैंने झुककर ऐसे देखा. या पिल्लांच्याच पाऊलखुणा होत्या. ये किसके पैरों के निशान थे? इस शेरनी के जो शावक है, इस शेरनी के जो बच्चे हैं, इन्हीं के ये निशान थे. त्या पगमार्क्सकडं बघून लक्षात आलं की ते काल रात्रीचेच आहेत. और ये इस पैरों के निशान को देखकर मुझे एहसास हुआ कि ये कल रात के ही निशान हैं. याचा अर्थ स्पष्ट होता. इस बात का मतलब साफ था कि वाघीण अद्याप आपल्या पिलांसह याच परिसरात वावरत होती. अभी भी ये शेरनी अपने बच्चों के साथ इसी इलाके में घूम रही है, अपने शावकों के साथ इसी इलाके में भटक रही है. इस बात का ये मतलब था, यहाँ पर पैरों के निशान मिलना, इस बात का साफ मतलब था कि अभी भी ये शेरनी यहाँ पर घूम रही है अपने बच्चों के साथ. आता मी ती पिल्लं बघायला चांगलाच अधीर झालो होतो. अभी तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ था ये बच्चे देखने के लिए कि कब मुझे देखने को मिलते हैं. बहुत अधीर सा हो गया था मैं. अधीर झालो होतो मतलब बहुत एक्साइटेड हुआ था. इथून सुमारे 100-125 पावलांवर नाल्यात थोडंसं पाणी असल्याचं मला माहीतच होतं. और यहाँ पर थोड़ा सा दूर मतलब 100 और 100-125 पावलांवर मतलब 100 पैरों के बाद, मतलब 100 चरण के बाद एक नाला था. लगभग 150 फीट नाले में कुछ पानी था. ये बात मुझे पता थी की यहाँ पर थोड़ी सी दूर पानी है. ही वाघीण तिथंच सापडण्याची शक्यता होती. और यही एक संभावना थी कि ये शेरनी वहाँ पर मिल सकती है, या वहाँ ये जो शेरनी है वहाँ पर मुझे मिल सकती है इसका निरीक्षण करने के लिए. यही एक संभावना थी. त्यामुळं आता तिकडं जाताना खूपच सावधगिरी बाळगणं आवश्यक होतं. तो इसके लिए जब मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ भी थोड़ा सा भी आवाज़ हुआ तो पिछली बार की तरफ ये जैसे ये बिबड़ा गया था भागकर जंगल में, थोड़ा सा आवाज़ होने के बाद, तो ये भी चली जाएगी. तो इसके लिए मैं बहुत अच्छी तरह से सावधगिरी बाळगणं मतलब बहुत ही सावधानता से चल रहा था. जमिनीवर सर्वत्र पानगळीमुळं पडलेला वाळका पाचोळा साचून होता. हर जगह ज़मीन पर पत्तियाँ पड़ी थी. पानगड़ी मतलब पेड़ों के पत्ते जो होते हैं वो गिरना. तो इसके लिए सभी पेड़ के पत्ते नीचे गिरे हुए थे और ये सूखे हुए थे.
त्यावरून पाय न वाजवता जाणं ही एक मोठीच कसरत होती और इस पर से बाहर निकालना बहुत ही अच्छी कठिन काम था, एक कसरत थी, मतलब बहुत ही कठिन काम था कि इस पर से चलना और वो भी आवाज़ न करते हुए, बहुत ही कठिन काम था। तो ये ऐसे चलते हुए जाते हैं इस पानी की तरफ। पानी के करीब आते हुए इनको क्या होता है, दिखती है कि नहीं, शेरनी दिखती है कि नहीं, और शेरनी और इसके बच्चे, 4 बच्चे इनको दिखते हैं कि नहीं, ये सभी रोमांचक बातें हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक का पार्ट हमने अभी तक सीखा है, तो आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि लेखक जो है वो ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प जंगल में गए हैं और वहाँ पर उन्हें एक शेरनी दिखी है और इसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए, इसका निरीक्षण करने के लिए ये जा रहे हैं। तो यहाँ तक का पार्ट ही हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके वर्ड मीनिंग्स अभी हम देखते हैं। सहकारी मतलब जो सोबती होता है, साथी। सहकारी मतलब क्या, साथी। वन मजदूर मतलब जो वन में काम करने वाले रहते हैं, कामगार, वन मजदूर। वन रक्षक मतलब वन रक्षा के लिए जो होते हैं, जंगल की रक्षा के लिए जो ऑफिसर होते हैं, इनको वन रक्षक कहा जाता है। थबकला मतलब लड़खड़ा गया। दूरबीन, दूरबीन ही कहते हैं जिसे दूर की चीज़ें देखने को मिलती है, दूरबीन। अद्याप मतलब अभी तक। अदृश्य झाला मतलब गायब हो गया। अनामिक दर्पण मतलब अलग ही बर्डन था, बर्डन मतलब दर्पण। पाऊल खुणा, पाऊल खुणा मतलब पैरों के निशान। अधीर झालो होतो मतलब बहुत ही एक्साइटेड हुआ था मैं। सावधगिरी बाळगना मतलब सावधानता बरतना। और पानगड़ी, पानगड़ी मतलब पेड़ के पत्ते नीचे गिर जाना और सूख जाना, इसे पानगड़ी कहते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो, यहाँ तक का पार्ट, इस लेसन का यहाँ तक का पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़ एंड गुड बाय।